तो नमस्कार देवी और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 10 सूत्रधार पर। 10 सूत्रधार पर आज हम लोग सुनेंगे गबन उपन्यास का 21वां भाग। 20वें भाग में आपने सुना प्रयागराज में जितने भी रमा के शुभ चिंतक हैं, इन सबको पता चल चुका है कि रमा कहाँ है। कोलकाता में। अब है कि भाई पता चल चुका तो चलो भाई नायक को उठा करके घर लाया जाए। तो उसके लिए जो है तैयारी चल रही है। और इसमें तय हुआ कि जालपा और जालपा के जो देवर हैं वो जाएंगे रमा को वापस बुला लाने के लिए। चलते हैं, देखते हैं कि जालपा पहुंचती हैं कोलकाता, क्या क्या होता है, कैसे वो रमाकांत से मिलती हैं या नहीं मिल पाती हैं, क्या घटनाक्रम होता है, वो तो हमें पता चलेगा कहानी के अगले हिस्सों में। आज सुनेंगे 21वां भाग। तो आइए आरंभ करते हैं। देवी दिन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश हो रहा था और रमानाथ की शहादत होने वाली थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दिन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग चुका था और कुछ कुछ गर्मी महसूस हो रही थी, पर इतनी गर्मी न थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिलम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिलम रखने को न पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सदै नजरों से देखकर बोला, नहीं रहने दो, चिलम न पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है। बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कि कहीं देवी दिन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृतांत कह चले। बोली, तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी कुछ नहीं खाया था। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दे दो। देवी दिन ने पंखिया दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी दिन, अभी नहीं छुट्टी मिल जाती। यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहाँ क्यों आने लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़े चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी और औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा मजबूत हो गया। कोई कितनी जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी न बचेगा। किसने कर्म किया किसने नहीं किया इसका हाल देव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ आदमी पहचानने में। जग्गू ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है। कौन किसके लिए मरता है? देवी दिन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा न थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दिन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दिन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूँ। यह बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई हैं जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था। यह उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दिन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। बोला, आओ बेटा बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटीक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूँ, भाभी भी साथ हैं, धर्मशाले में ठहरा हूँ। देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ लाओ ना। ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो। धर्मशाले में क्यों पड़े रहोगे? नहीं, चलो मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गू को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लेके आई, सुराही में पानी भर कर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साग भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपने जगह पाई मानो अपना ही घर हो। जग्गू ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी। आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है। हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना बेटी। भैया का हाल तो अभी तुम्हें ना मालूम होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया था।
बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा ना चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिल जाए। जालपा ने गर्व से कहा। क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दिन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा आहत होकर बोली, वह कोई बात ना थी। ज्यों ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक ना दी। देवी दिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम? बार बार समझाया कि घर पर खत पत्तर भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही न थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा न था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी न थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, यह उसे मालूम था। कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार रहे। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए, तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही है जितना किसी अन्य क्षेत्र में। ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहाँ तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती। निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहाँ तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे न लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास न आया। अवश्य कोई न कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। सकुचाती हुई बोली, क्या यहाँ भी कोई कोई बात हो गई थी? देवी दीन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं। यहाँ वह मेरे साथ ही प्रयागराज से आए थे। जब से आए यहाँ से कहीं गए ही नहीं, बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक सिपाही को आते देखकर डर गए कि मुझे को पकड़ने आ रहा है, भागने लगे। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे पीछे थाने पहुंचा। दरोगा पहले तो रिश्वत मांगते थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिल चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्होंने सरकारी गवाह बना लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ न बोलना पड़ेगा। पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो गया, क्या करता। जग्गो, ना जाने सबों ने कौन सी बूटी सुंघा दी। भैया तो ऐसे ना थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर देखा हो। देवी दिन, कोई बुराई न थी। मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गए। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दिन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा। बोला, हाँ और क्या, जिससे जाकर भांडा फोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे मिलने नहीं पाता। कड़ा पहरा लगा रखा है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत नहीं हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर फिर बाहर चला गया। देवी दिन ने मुस्कुराकर कहा, हमारे सामने ना खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहू जी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गू ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा बोली, अब तुम्हें भोजन ना बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गू ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का बना खाना मना है बहू। अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नकू क्या बनूं? जालपा, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों के हाथ का बना खाना मना है। जग्गू, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा, यह तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का खाना पड़ेगा। नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया?
देवी दीन ने जग्गू की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात तो पते की है, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटिक के यहाँ रहते थे क्या? खटिक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेशी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया, पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वह भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे हैं तो हम इनसे कहीं नीचे हैं। गोपी हाथ मुंह धो चुका था, मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो वो चमार ही। जालपा, मैं उस चमार को उस पंडित से अच्छा समझूंगी जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की न हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी, रमा को कैसे दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा? अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध, कितने द्वेष के शिकार हैं, कितने लोभ के, सभी सजा पा जाएंगे। शायद दो चार को फांसी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या ना पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती है या नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। ओह, कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हो गए? अगर म्युनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल की कैद के सिवा और क्या होता? उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अब हो ही क्या सकता है? इनकी शहादत तो हो गई। ससा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों ना यह अपना बयान बदल दे? उन्हें मालूम हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दे। यह बात उन्हें बताई कैसे जाए? किसी तरह संभव है? वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दीन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच जाए। देवी दीन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है। पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए होंगे। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर कुर्सी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ बैठते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? जब उन्हें अकेले देखे, खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दीन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दीन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने के लिए चली। एक पत्र लिखकर जेब में भी रख लिया। बार बार देवी दीन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर, और वहां हाथे में रोशनी तो होगी ही। उसके दिल में लहरें सी उठती थी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रूमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूंगी। उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई, कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा? कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें आती है कि नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह फेर ले तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दीन से बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दीन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। हाँ, उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था। दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ किसी है जो मुट्ठी भर अन्न के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अन्न न मिलेगा, गालियां मिलेंगी, फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा का ही अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दीन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था, कोई आदमी न था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहाँ तो कोई नहीं है। देवी दीन ने फाटक के अंदर झांक कर कहा, हाँ शायद यह बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता, यह बंगला छोड़ दिया। तो लौट चले। नहीं, जरा पता लगाना चाहिए, गए कहाँ। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटिक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दीन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहाँ? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दीन ने उसे पहचान कर कहा, अरे
तुम हो जंगली, तुमने यह भाग लिया है? जंगली ठीकना सा गठीला आदमी था। बोला, हाँ दादा ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहाँ कैसे आए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया। इस बंगले वाले आदमी क्या हुए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबतियों में कहा, इसमें वही मुखबिर टिका हुआ था। आज सब चले गए हैं। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाई कोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं है, भगवान से भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दीन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर नहीं दिया। बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है? जंगली, हाँ वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहाँ वारदात हुई थी। देवी दिन चीलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध ना आया, ग्लानि ना आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के ऐसे अंधेरे खड्डे में न गिरने देगी। जब दोनों यहाँ से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि वह जब आ जाएंगे तो हमें खबर दे दे। हाँ कह दिया। 1 महीना गुजर गया। गोपीनाथ पहले तो कई दिन कलकत्ता की सैर करता रहा, मगर 4-5 दिन में ही यहाँ से उसका जी ऐसा उचाट हुआ कि घर की रट लगानी शुरू की। आखिर जालपा ने उसे लौटा देना ही अच्छा समझा। यहाँ तो वह छिप छिप कर रोया करता था। जालपा कई बार रमा के बंगले तक हो आए। वह जानती थी कि अभी रमा नहीं आए हैं, फिर भी वहाँ का एक चक्कर लगा आने में उसको एक विचित्र संतोष होता था। जालपा कुछ पढ़ते पढ़ते या लेटे लेटे थक जाती तो एक क्षण के लिए खिड़की के सामने आ खड़ी होती थी। एक दिन शाम को वह खिड़की के सामने आई तो सड़क पर मोटरों की एक कतार नजर आई। कौतूहल हुआ, इतनी मोटरें कहाँ से जा रही हैं? गौर से देखने लगी। 6 मोटरें थी। उनमें पुलिस के अफसर बैठे हुए थे। एक में सब सिपाही थे। आखिरी मोटर पर जब उसकी निगाह पड़ी तो मानो उसके सारे शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। वह ऐसी तन्मय हुई कि खिड़की से जीने तक दौड़ी आई, मानो मोटर को रोक लेना चाहती हो। पर इसी एक पल में उसे मालूम हो गया कि मेरे नीचे उतरते उतरते मोटरें निकल जाएंगी। वह फिर खिड़की के सामने आई। रमा अब बिल्कुल सामने आ गया था। उसकी आंखें खिड़की की ओर लगी हुई थी। जालपा ने इशारे से कुछ कहना चाहा, पर संकोच ने रोक दिया। ऐसा मालूम हुआ कि रमा की मोटर कुछ धीमी हो गई है। देवी दिन की आवाज भी सुनाई दी, मगर मोटर रुकी नहीं। एक ही क्षण में मानो वह बढ़ गई, पर रमा अब भी रह रहकर खिड़की की ओर ताकता जाता था। जालपा ने जीने पर आकर कहा, दादा। देवी दिन ने ऊपर आकर कहा, भैया आ गए, वह जो मोटर जा रही है। जालपा ने उत्सुकता को संकोच से दबाते हुए कहा, तुमसे कुछ कहा? देवी दिन, और क्या कहते, खाली राम राम की। मैंने कुशल पूछी, हाथ से दिलासा देते हुए चले गए। तुमने देखा कि नहीं? जालपा ने सिर झुकाकर कहा, देखा क्यों नहीं, खिड़की पर खड़ी थी। उन्होंने भी तुम्हें देखा होगा। खिड़की की ओर ताकते तो थे। बहुत चकराए होंगे कि यह कौन है। कुछ मालूम हुआ मुकदमा कब पेश होगा? कल ही तो। कल ही? इतनी जल्दी? तब तो जो कुछ करना है आज ही करना होगा। किसी तरह मेरा खत उन्हें मिल जाता तो काम बन जाता। देवी दिन ने इस तरह ताका मानो कह रहा है, तुम इस काम को जितना आसान समझती हो उतना आसान नहीं है। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, क्या तुम्हें संदेह है कि वह अपना बयान बदलने पर राजी होंगे? देवी दिन को अब इसे स्वीकार करने के सिवा कोई और उपाय न सूझा। बोला, हाँ बहू जी, मुझे इसका बहुत अंदेशा है, और सच पूछो तो है भी जोखिम। अगर वह बयान बदल भी दें तो पुलिस के पंजे से नहीं छूट सकते। वह कोई दूसरा इल्जाम लगाकर उन्हें पकड़ ही लेगी और फिर नया मुकदमा चलवावेगी। जालपा ने ऐसी नजरों से देखा मानो वह इस बात से जरा भी नहीं डरती। फिर बोली, दादा, मैं उन्हें पुलिस के पंजे से बचाने का ठेका नहीं लेती। मैं केवल यह चाहती हूँ कि हो सके तो अपयश से उन्हें बचा लूं। उनके हाथों इतने घरों की बर्बादी होते नहीं देख सकती। अगर वह सचमुच डकैतियों में शरीक होते तब भी मैं यही चाहती कि वह अंत तक अपने साथियों के साथ रहें और जो सिर पर पड़े उसे खुशी से झेले। मैं यह कभी ना पसंद करती कि वह दूसरों को दगा देकर मुखबिर बन जाए, लेकिन यह मामला तो बिल्कुल झूठ है। मैं यह किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वह अपने स्वार्थ के लिए झूठी गवाही दें। अगर उन्होंने खुद अपना बयान ना बदला तो मैं अदालत में जाकर कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। वह हमेशा के लिए मुझे त्याग दे, मेरी सूरत ना देखे, यह मंजूर है, पर यह नहीं हो सकता कि वह इतना बड़ा कलंक माथे पर लगावे। मैंने अपने पत्र में सब लिख दिया है। देवी दिन ने आदरपूर्वक कहा, तुम कर लोगी बहू, अब मुझे विश्वास हो गया। जब तुमने कलेजा इतना मजबूत कर ही लिया है तो तुम सब कुछ कर सकती हो। तो यहाँ से 9 बजे चले? हाँ मैं तैयार हूँ।